कम से कम कराची और हैदराबाद में तो आप इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं ना। 99% ख्वाजा सरा पाकिस्तान में रेप जैसी जो एक लानत है उससे गुजरते हैं। Oh! I actually got sick during the last 2 days, so I had to withdraw. आहिस्ता आहिस्ता माली खुशहाली की तरफ लोगों को ले जाना, यही हमारा विजन 2040 है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी के मज़े ले रहे होंगे, क्योंकि वाकई कल से बहुत ठीक ठाक ठंड पड़ गई है। मौसम बहुत सर्द है कराची में और सुबह तो क्या हवाएं चल रही हैं। उफ, अल्लाह ताला ने नेचुरल एसी खोल दिया है कि कराची वालों लो, बहुत गर्मी लगती है, तुम्हें सर्दी के मज़े लो। 17 जनवरी तक सर्दियां कराची में बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गर्म कपड़े पहनिएगा और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कीजिएगा और सर्दी इंजॉय करें, क्योंकि कराची में सर्दियां कुछ वक्त के लिए आती हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि सुबह सुबह सर्दी में उठना बहुत मुश्किल काम है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोट ऑफ द डे की। कहते हैं कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, तो जब ताकत में हो तो कमज़ोर पल जुल्म ना करो, और जब खुद कमज़ोर पड़ जाओ तो रहमत से मायूस मत रहना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और ऐसा ही कुछ अब सियासत के ऐवानों में होता दिखाई दे रहा है हमें। सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। कुछ दिन पहले तक पीडीएम के जिस इत्तेहाद की इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत दिखाई दे रही थी, अब लग यूँ रहा है कि जैसे वक्त बदल गया है और हालात बदल गए हैं। पीटीआई पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट की कामयाबी के बाद अब असम्बलियों की तहलील की तैयारी है और इत्तेहादी अपनी इज्जत बचाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपना रहे हैं। जैसा कि हम सब ने देखा है कि रात गए लेट नाइट कल कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इन शॉर्ट, अगर हम कहें कि सियासी सूरत हाल एक बार फिर इंटरेस्टिंग होती दिखाई दे रही है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसी पर बात करेंगे हम। लेकिन नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मुल्क भर में मौसम सर्द लेकिन सियासी माहौल गर्म। पीटीआई पंजाब और खैर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने को तैयार। सिंध हुकूमत का कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात से इनकार। पंजाब में इत्तेहादी सिंध के फैसले पर पीटीआई शोर मचा रही है। मुल्क में बच्चों से ज्यादती के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन रेप के कानून में तरमीम पर अमल नहीं हो पा रहा। पीटीआई की हुकूमत में की गई तरमीम से कानून दान क्यों है अनजान, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। क्या कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामी बैंकिंग के उसूलों के मुताबिक चलाना मुमकिन है? अल्लामा इलियास अत्तार दिलचस्प तजावीज़ के साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और सुनहरे माजी को वापस लाने का मिशन। पाकिस्तानी स्क्वॉश चैंपियन ईमान शाहीन पुरअज़्म कैनेडियन ओपन कामयाबी के झंडे गाड़कर जहांगीर और जानशेर खान की याद ताज़ा कर दी। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से दोबारा से एक स्क्वॉश की उभरती हुई सितारा हमारे सामने मौजूद हैं, आ रही हैं, और हमें उम्मीद है कि जो स्क्वॉश स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया था दूर दूर तक, अब वो दोबारा से ज़िंदा हो रहा है। लेकिन हमने कल देखा किस तरह से रात गए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। सियासत में बहुत गहमा गहमी चल रही है, इसे मज़ीद आगे हम बात करेंगे शो में। लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं कि आज कल टॉप ट्रेंड क्या कर रहा है। आज तो आई के बहादुर यानी कि बहादुर इमरान खान टॉप ट्रेंड में शामिल है। सारिफीन 171 के से ज़्यादा सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। इमरान खान को कौम की उम्मीदों का मरकज़ करार दे दिया। टॉप ट्रेंड में अब तक 1,71,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि इमरान खान के फ़ैन किस तरह से उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब सबकी नज़रें सिर्फ खान साहब के ऊपर हैं, क्योंकि जिस तरह से आटा महंगा हो गया है, लोग तरस रहे हैं आटे के लिए। लंबी लंबी कतारें लगाई हुई हैं लोगों ने, महंगाई का बुरा हाल है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस गई है। सबकी नज़रें सिर्फ एक खान के ऊपर लगी हुई हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। तो इसीलिए काफ़ी सारे फिल्म उस पर ट्वीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रेंड की तरफ चलते हैं। तो पाक वर्सेस न्यूजीलैंड
क्रिकेट फीवर सर चढ़ के बोल रहा है और पाक वर्सेस न्यूजीलैंड टॉप ट्रेंड कर रहा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीनों का आखिरी मार्का, पाकिस्तानी टीम आज सीरीज का फाइनल और आखिरी फैसला कुन मैच कराची में खेलेगी। टॉप ट्रेंड में हजारों सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं और कौमी टीम के लिए एक अच्छी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कि वी होप कि हम ये सीरीज़ जीत जाएं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से लोग ट्वीट कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कि काश शाहीन जीत जाए, हमारी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक और उम्मीद करते हैं शायद ये सीरीज जीत जाएं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सियासी सूरत हाल की, क्योंकि पंजाब की सियासत में एक बार फिर पूरे मुल्क की सियासत पर गिरफ्त मजबूत कर ली है और इमरान खान ने पंजाब असम्बली तोड़ने का वादा पूरा कर लिया। कल रात वजीर आला परवेज़ इलाही से मामलात के बाद वजीर आला ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर हाउस लाहौर अरसाल कर दी है और रात 10:10 पर गवर्नर हाउस के अमले ने ये समरी वसूल भी कर ली है। अब देखना यह है कि गवर्नर इस बात के पाबंद हो गए हैं कि वजीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील कर दे। जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील होगी उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी और इम्कान ये है कि अब दोनों सूबों की हुकूमतें जब उनकी खात्मा हो जाएगा, इनके खात्मे के साथ ही मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। इसी के साथ कराची की सियासत में भी बड़ी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 धड़ों के जो इंतजामात हैं, इंतजाम के बाद रात गए अचानक कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का फैसला किया गया है, जिससे जमात इस्लामी बड़ी नाराज़ है और उन्होंने सड़कों पर निकलने का फैसला कर कसरन उन्होंने कहा है कि भाई सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है, बहुत बुरा हाल है, बार बार बल्दियाती इंतखाबात को पोस्टपोन किया जा रहा है, तो अब तमाम लोग सड़कों पर निकल आए। आवाम को सड़कों पर आना चाहिए कि भाई आखिर कराची का कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है। इसलिए मजीद बात जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइएगा कि ये हो क्या रहा है, क्यों बार बार जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको पोस्टपोन किया जा रहा है? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फतह है वो देख कर यहाँ पीपल्स पार्टी डर गई है, इसलिए उन्होंने कहा जी इलेक्शन ही नहीं करवाना, कहीं PTI क्लीन स्वीप ना कर दे। बात यह है कि अगर ऐसे खदशात हैं तो इससे क्या होगा? क्या हमेशा के लिए तो आप इंतखाबात नहीं कर सकेंगे ना मुलतवी? ये तो कभी भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, जो चीज़ होनी है वो तो होनी है, होकर रहेगी। जमहूरी अमल में इस तरह होता है, तो इंतखाबात मुलतवी करने की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि क्यों मुलतवी किए जा रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और जो भी मुंतखब नुमाइंदे आएंगे वो इसी शहर के होंगे और उसी शहर में आकर काम करेंगे। लेकिन चौथी बार ये इंतखाबात मुलतवी किए जाएं तो वजह तो यही सामने आ रही है कि हुकूमत डर रही है, उनको पता है कि PTI क्लीन स्वीप कर देगी, तो कब तक आखिर खैर मनाएंगे ये लोग? नहीं मालूम कि किस अथॉरिटी ने किए हैं। ये जो है ये सिंध हुकूमत ने खुद किए बल्दियाती इंतखाबात का अल्तवा, या इलेक्शन कमीशन ने किया है, या कोई और ऑर्डर आया है, किस तरह से ये फैसला हुआ है, तो ये चीज़ें और उसका पस मंज़र क्या है। असल बात यह है कि इसका पस मंज़र क्या है, यानी ये तो तय हो गया था। और जब जमात इस्लामी ने MQM के एतराज़ात पे रात को इजलास हुआ है ना, तो इजलास होने का क्या मतलब है कि आप जो है इंतखाबात मुलतवी कर देंगे, उससे तो क्या होगा? और उन्होंने एक वो भी दिया ना कि जी इंटीरियर सिंध में कहीं बारिश का पानी है जिसकी वजह से आप जो है वोट डालने के लिए नहीं पहुंच सकते। एक ये भी वजह सामने आई है कि अब तक सैलाब का पानी खड़ा हुआ है। तो ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं है लगारी साहब? नहीं, ये तो एक्सक्यूजेस नहीं बनते हैं। कम से कम कराची और हैदराबाद में तो आप इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं ना। दादू का मसला है, दादू भी कुछ इलाकों का मसला है, जोही का मसला था और खैरपुर नाशन शाह का मसला था। वहाँ पर कुछ खास इलाकों तक तो आप कह सकते थे कि जी यहाँ तो वोट नहीं हो सकते, लोग पहुँच नहीं सकते। लेकिन यहाँ कराची में तो जो तकरीबन 90% से ज़्यादा इलाके बिल्कुल क्लियर हैं और बाकी इलाकों में भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोग वोट कास्ट ना कर सकें। अच्छा, ये जो मौका है मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी खुद गंवा रही है और अब तक भी ये इम्कानात थे कि जो कुछ इलेक्शन होता है इस तरह से वन साइडेड ना होता। ये इलेक्शन आगे जाकर वन साइडेड होने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को 2-3 काम करने चाहिए। वो मुस्लिम लीग नून के जो दाखिली इख्तलाफात हैं उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए और उसे हुकूमत से भी बाहर आ जाना चाहिए
और यहाँ भी बलदाती इंतखाबात जो है वो उसमें ज़रूर कराने चाहिए और इनका अल्तवा नहीं होना चाहिए, और ये वरना अपने लिए स्पेस ज़ाय करने वाली बात। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल कि बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए और करवाने चाहिए, वरना ये अपने लिए स्पेस खुद ज़ाया कर देंगे। शामिल गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी राय, इलेक्शन कैंडिडेट हैं लोकल बॉडीज़ की, और ये रिजर्व सीट पर लड़ रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम शहजादी, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। शहजादी, आपका क्या कहना है इस बारे में जो बार बार इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। और जो बार बार इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, ऑब्वियसली कम्युनिटी जो है हमारी बहुत डिसअपॉइंट हो रही है। हम फर्स्ट टाइम ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और एक रिज़र्व सीट पे आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का जो है उसमें हम शुक्रगुजार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंट हैं कि बार बार जब इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं तो एक कम्युनिटी को ये तासुर जा रहा है कि एक बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है। हमारे पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजर्व सीट पे आप लोग जो है वो एज ए कैंडिडेट शामिल हैं। आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोचा है आपने कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, कभी ना कभी तो इलेक्शन होंगे, आखिर कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे तो आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोचा है आपने, किस तरह से कराची को बेहतर करेंगे? हमारा सबसे पहला तो यही होगा कि वी फोकस ऑन आवर कम्युनिटी। हम रिज़र्व सीट पे अपनी कम्युनिटी के लिए आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी लोकल बॉडी के अंडर चीज़ें आती हैं, जो उनके इख्तियारात होंगे, उनमें हम ख्वाजा सराओं की बात को आगे रखेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है। जैसे कि आपको पता है कि पार्क्स जितनी भी तफरी मकामात हैं उनमें ख्वाजा सराओं को जाने की इजाज़त नहीं है, जो कि एक गैर आइनी, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, लेकिन वो प्रैक्टिसेस में बहुत कॉमन है। हम उसको रोकेंगे मेयर के ज़रिए। और सेकेंडली KMC के कुछ स्कूल्स होते हैं उनमें हम बात करेंगे कि ख्वाजा सराओं को भी जो है वो रिज़र्व उस पे ही या कोई आप ये है कि स्कॉलरशिप दे दें। और इसके अलावा ऑब्वियसली हर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पढ़ें, क्योंकि हमारे मौसम में तो उनको पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, जो ये प्रैक्टिसेस हैं आइन और कानून में तो हमें काफ़ी सारी जो हैं चीज़ें मौजूद हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा, कराची के लिए सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि क्या वजह है कि कराची का कचरा नहीं ख़त्म हो रहा। चाइनीज़ कंपनीज़ भी आईं, और मैं इस्लामाबाद गई थी, वहाँ पे मैंने देखा था कि 1 किलोमीटर का रोड जो कि 10 टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है। तो कराची में तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा। हमारे तो गली के नुक्कड़ पे ऐसे पड़ी हुई होती हैं, यूँ उड़ रही होती हैं हवाओं। तो चाहती हूँ कि वो जो कराची में अगर हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं तो उससे हम एटलीस्ट जो कराची का कचरा है उसको काफ़ी हद तक कम भी कर देंगे और उससे रीयूज़ भी कर लेंगे कि हम उससे अपने रोड्स बना लेंगे। रोड्स का भी मसला हमारा काफ़ी, लेकिन कराची से कचरा नहीं है, आपको नहीं लगता शहजादी कि हमारे यहाँ तो हर बुरा हाल है ना, टूटे हुए रोड हैं, ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, गाड़ियों से धुएं निकल रहे हैं, कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं कि कौन सी गाड़ी जो है वो अप्रूव करनी चाहिए सड़कों पर चले, कि ये भी तो एक बहुत बड़ा कॉज है पोल्यूशन का, जिसकी वजह से आपका धूल मिट्टी धुआं ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जी देखिए, कराची की जो गुंजाइश है, अगर आप मिसाल ले लें कि अगर 50 लाख लोगों की गुंजाइश है तो 5 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन के इश्यूज़ हैं हमें सबसे पहले तो इनको एड्रेस करना चाहिए। मर्दमशुमारी की तरफ हमें दोबारा चाहिए। एक फेयर अगर सेंसस होता है तो मेरे ख़्याल से उसके बाद कराची का जो पहला मेरे ख़्याल से होना चाहिए वो फेयर सेंसस हो, ताकि पता चले कि कितने लोग कहाँ से आके यहाँ रहते हैं, ताकि हम वो फिगर्स मालूम कर सकें कि यहाँ एक्चुअल कितने लोग रहते हैं। अच्छा, गवर्नेंस के बारे में आप कुछ बताएं कि मेयर के कितने राइट्स होते हैं, क्या क्या होता है, और आप लोग जिस सीट पे लड़ रहे होते हैं अगर आप लोग जीत जाते हैं तो आप लोगों के पास कितनी अथॉरिटी होती है, कितनी चेंजेस आप ला सकते हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है, लास्ट हमने देखा PTI भी जीती थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी इतने सालों से सिंध पे राज कर रही है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, मजीद बद से बदतरीन होता चला जा रहा है। अगर 4 से 5 साल पहले कोई बाहर मुल्क से आके विजिट करता है और दोबारा से आप बातें तो कहते हैं तो मजीद वर्स्ट हो गया, तो क्या इख्तियार है? सबसे पहले तो हमारा हमने जो अपनी स्टडी की है उस हिसाब से जो मेयर के इख्तियार हमारी टूवर्ड्स कम्युनिटी के लिए हैं, तो फोकस पहले हमारा उस पर है, क्योंकि एज एक्टिविस्ट हम लोग इस चीज़ पर आए हैं। तो हमारा यही है कि जो यूनियन काउंसिल के तहत हम बड़ी अच्छी अवेयरनेस अपनी कम्युनिटी के लिए दे सकते हैं सारे लोगों को, ख़ास करके जो इलाकों के मसले, समटाइम्स ऐसे इश्यूज़ भी ख्वाजा सराओं के होते हैं जो FIR के लेवल के नहीं होते, बट स्टिल वो रोज़मर्रा के इशू हैं जो इलाकों से होते हैं।
फर्स्टली हम सबसे पहले इस पे काम करेंगे। हर यूनियन काउंसिल में ऑलरेडी टाउन वाइज जो है वो हमें सीट्स मिली हैं, तो हमारा फर्स्ट फोकस इस पे होगा। और जहाँ तक रही बात वसाइल की, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे कि किस इख्तियारात पे हमें लाया जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी नई हैं। कम्युनिटी भी अभी पूरी तरह रेडी नहीं है सियासत के लिए, क्योंकि सियासत से एक खौफ है, खासकर वो जो पाकिस्तान की सियासत है। सियासत एक बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक सो कि सियासत प्यारा कह रही है। सियासत तो ऑलवेज जब भी नाम आता है तो डर्टी पॉलिटिक्स साथ लाजमी लगता है। लेकिन अगर सियासत प्रिंसिपल पे हो तो सियासत बहुत खूबसूरत चीज़ है। अफसोस हमारे यहाँ होता नहीं है। शहजादी, वुड यू एग्री? आई एम टोटली एग्री विथ यू। हमारे यहाँ जो सियासत है वो डर्टी पॉलिटिक्स है। दैट्स वाई कम्युनिटी आर स्टिल अफ्रेड टू बी पार्ट ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। बहुत सारी कम्युनिटी अभी एग्री नहीं है कि कहीं टोकनाइज तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन और जहाँ तक आपने बात की कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी वक्त गुजारा है, पर मैं उसमें थोड़ा सा अख्तलाफ रखती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि सिंध वो सूबा है जहाँ सारे पाकिस्तान से लोग जो है अपना कमाने आते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपनी रोज़ी कमाते हैं। ये ज़मीन सबकी है, कराची सबके लिए है, कराची सबकी माँ है ना। एग्जैक्टली लेकिन अगर ये इकोनॉमिकली इतना एम्पावर्ड सूबा है तो ऑब्वियसली आपकी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आते हैं। हम इस चीज़ से डिनाई भी नहीं कर सकते लेकिन हैं। कहीं पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट की तरफ जानिब से लड़ रही है, इसलिए तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, बिकॉज ये बात हकीकत है कि सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची में। अगर हम बात करें स्पेशली पूरे सिंध में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कुछ भी एक आप मुझे प्रोजेक्ट बता दें कुछ हुआ है अच्छा तो। देखिए, प्रोजेक्ट्स हमारे जो बसेस के प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा जो बारिशों के बाद रोडों की मरम्मत हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन जो वसाइल की कमी है ना, नेम वन रोड, कोई नहीं, रोड आप नहीं बना है। मेरी बात सुनें। जो अभी जौहर चुरंगी पे एक बहुत प्यारा सा एक पुल बनने जा रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी फेवर, हम रिजर्व सीट पे हैं, बट स्टिल जितना रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं भाई बिल्कुल हाल ख़राब है, बिल्कुल जंगल का कानून है, ऐसा नहीं है। हम इस शहर के वासी हैं, हमने यहीं रहना है, तो अपने शहर से प्यार है, अपने शहर की बेहतरी के लिए हम चाहेंगे। तनकीद इंसान करता है इस्लाह के लिए, लेकिन हाँ ऐसा भी हाल नहीं है कि हम बाकी जो है हमारे जो बाकी सूबे हैं वो यूरोप बने हुए हैं। अफसोस ये कि सांसद में क्यों मैं मज़ीद आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर हैं एहसन असलम, जिन्होंने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बॉडी बिल्डर एहसन असलम से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो एहसन असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एहसन, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। एहसन ये बताइएगा कि माशाल्लाह 3 गोल्ड मेडल जीते आपने, इंडिया के हरीफ को हराया, श्रीलंका के हरीफ को हराया, और उसके बाद माशाल्लाह 3 गोल्ड मेडल जीते। कितने अरसे ट्रेनिंग रही है आपकी और कितना टाइम लगा आपको? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बोल्ड टीवी का शुक्रिया, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और अच्छा लग रहा है काफ़ी। और दूसरा, अगर डायरेक्टली जर्नी के ऊपर बात करूँ तो मैम इट्स बीन 5 years नाउ कि मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं अपनी इस प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है ये मैंने पहला नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो है वो विन किया, जहाँ पर काफ़ी सारे मुल्क जो हैं वो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। तो लकीली अल्लाह ताला के फजलो करम से और कौम की दुआओं से जो है 18 दिसंबर को मेरा ये कॉम्पिटिशन बैंकॉक में थाईलैंड में हेल्ड हुआ, और उसके अंदर मैंने जो है वो 3 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया माशाल्लाह। अच्छा, ये कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का जो शौक है, ये जो प्रोफेशन है, ये बहुत खासा महंगा प्रोफेशन है, हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, फिर आपको कंटिन्यू जिम करना पड़ता है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो कितना खर्चा आता है? ये आप खुद से एक्सपेंस सारा बेयर करते हैं या कोई सपोर्ट है आपको? मैम अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग को जो है और फिटनेस को जो है वो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स का नाम नहीं दिया गया स्टिल अभी तक। रादर देन अगर अदर कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पे स्टिल अभी यहाँ अदर कंट्रीज में जो है इसको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स दे दिया गया हुआ है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है या फिर एफिलिएटेड इदारे जो हैं वो इस चीज़ का एक्सपेंस जो है वो बेयर करती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, बॉडी बिल्डर को देखते हैं या फिटनेस मॉडल को देखते हैं, तो उसको सारा एक्सपेंस जो है वो खुद ही बेयर करना पड़ता है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे बताया, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि बॉडी बिल्डिंग की डाइट जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसमें पार्टिसिपेट किया है चैंपियनशिप में, तो कोई आप लोगों का पहले कोई टेस्ट होता है, कुछ मराहिल होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है, उसमें अगर आप पास आउट होते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और अगर ऐसे कुछ होते हैं मराहिल तो वो कौन कौन से हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपको पूरा उतरना होता है?
मैम सबसे पहले तो बताएंगे कि यस डेफिनेटली अगर आप नेशनल बॉडी बिल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है मेडिकल प्रूफ देना होता है कि आप मेडिकली क्लियर है। और दूसरा उसके बाद ये आ जाता है कि कुछ सर्टिफिकेशन आपको करनी होती है। पहले आपने नेशनल और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है कंपटीशन अपने मुल्क के अंदर खेल होते हैं। अगर आप उनमें से क्लियर कर जाते हैं तो देन आप इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी जो है पाकिस्तान और डोमेस्टिक लेवल पे जो है कंपटीशन प्ले कर चुका था, तो ये मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ तक पहुँचने की। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसके बाद जो है मैंने जो अचीवमेंट अपनी हासिल की वो आप सबके सामने है। ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब आपकी अचीवमेंट है। आपने पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया पाकिस्तान का। सर अच्छा ये बताइएगा कि आप के वहाँ पे आप लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, तो पंजाब में वापडा की जानिब से भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है, वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, तो हुकूमती सतह पर आपको वहाँ पे कोई सपोर्ट होती है लाहौर में? नहीं मैम, फिल वक्त के लिए जो है अभी तक ना तो वापडा की तरफ से है, ना ही क्या नाम लेते हैं किसी और इदारे की तरफ से। इवन के जब मैं वापस आया तो, लेकिन हाँ एक चीज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मीडिया का। मीडिया की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रही है। और उसके अलावा जो है अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं या किसी इदारे की बात करूं तो अभी तक स्टिल जो है किसी भी किस्म की कोई भी सपोर्ट जो है वो नहीं दी गई, ना ही क्या नाम लेते हैं फाइनेंशियली और ना ही किसी और तरह से। इवन के दो अभी तक क्या नाम लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई हमें बड़ा अफसोस होता है कि हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, आपको कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ मीडिया का आप थैंक्स फॉर, हमारा काम ही यही है एहसन साहब कि आप जैसे उभरते सितारों को हम पूरी दुनिया के सामने लेकर बताएं कि जी पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। और आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और स्क्रीन खुलते ही आपने देखा कि दो बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इन पे बात करेंगे हम। जून 2021 का दिन था और जुमेरात का दिन था कि जबकि कायमा कमेटी ने रेप के मुजरिमों को जिनसी नकारा करने का बिल मंजूर किया गया था। मगर आज 13 जनवरी 2023 है और कोई भी मुल्क में किसी एक भी मुजरिम को ये इबरतनाक सज़ा हो ही नहीं सकी है, आज तक ना हुई है अभी तक। तो ऐसा क्या है कि रेप नोटिफिकेशन एंड टाइटल 2020 को क्रिमिनल ला तरमीमी बिल 2021 को मंजूर हुए तो इतना टाइम हो चुका है, लेकिन इस पे सज़ा क्यों नहीं मिलती है? सवाल यहाँ पे ये उठता है। इसी पे हम मजीद गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में 2021 के दौरान बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में 30% तक इजाफा हुआ है। इस हवाले से 2022 का डेटा आना भी बाकी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बच्चों से ज्यादती के वक्त जो गुजरने के साथ साथ हमारे मुल्क का बड़ा मसला बनता जा रहा है। अलबत्ता शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस संगीन जुर्म से मुतालिक हमारे पास कोई अलग से कानून मौजूद ही नहीं है। और तो और ख़वातीन के अलावा ख्वाजा सराओं पे या बच्चों के साथ ज्यादती की सूरत में रेप की दिफा लगाई ही नहीं जाती है। इसके बावजूद कि पीटीआई हुकूमत ने जाते जाते रेप की दिफात में तरमीम की थी, जिसके तहत ज्यादती चाहे वो खातून से हो, मर्द से हो या फिर ख्वाजा सरा से हो, किसी बच्चे से हो, उसे रेप ही तस्वुर किया जाएगा। लेकिन इस तरमीम के बावजूद भी अब तक इस कानून पर अमल नहीं किया जा रहा। ऐसा क्यों है, वजह क्या है इसकी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अख्तर हुसैन साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, वजह क्या है कि एक तो जब पहली दफ़ा जो लगाई जाती थी 377 एक्ट लगता था, जिसमें कहा जाता था कि दोनों जिसके साथ रेप हुआ है वो जिसने रेप किया है वो दोनों उन सज़ा के मुस्तहिक हैं। पीटीआई ने जाते जाते ये इसमें तरमीम कर दी, 376 एक्ट ला दिया, जिसमें चाहे वो बच्चा हो, ख्वाजा सरा हो, लड़का हो, खातून हो, किसी के साथ भी रेप हो उसको एज ए रेप ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? आज भी हम एफआईआर कटवाने जाते हैं तो 377 की दफ़ा क्यों लगा दी जाती है? देखें, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दूं कि 377 जो दफ़ा लगती है उसमें क़ानून में जो डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है उसमें कंसेंट ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा बंदे के साथ या अननेचुरल ऑफेंस इसको कहा जाता है, खुदा न खास्ता किसी जानवर के साथ भी अगर कुछ इस तरह का होता है तो उस पर ये दफ़ा लगती है। अब उसमें रेप का कोई जिक्र नहीं है उस सेक्शन में, लेकिन
क्योंकि बच्चे के लिए जो रेप की डेफिनेशन थी 375 में, उसमें पहले था सिर्फ औरत के लिए कि रेप अगर औरत के साथ हो तो ये दफ़ा लगेगी। रेप का कानून मर्द के लिए, ख्वाजा सरा के लिए या किसी बच्चे छोटे लड़के के लिए नहीं था पहले। इमरान खान साहब ने 375 में ये अमेंडमेंट करके ये कानून बनाया कि कोई भी पर्सन हो, मतलब अब वो ख्वाजा सरा वुमेन को हटा के उन्होंने टू एनी पर्सन कर दिया और उसको काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉ है वो डिफ़ाइन भी कर दिया था। अब प्रैक्टिकली क्या होता था कि कोई और तो सेक्शन मौजूद नहीं था बच्चे के या ख्वाजा सरा के रेप के लिए, तो उसमें पुलिस जो है वो 377 लगा देती थी। हालांकि कानून ये कहता है कि इसमें दोनों को सज़ा हो सकती है, लेकिन ये लोग देते एक को थे प्रैक्टिकली। लेकिन उसमें ये मसला था कि उसमें एक तो सज़ा 10 साल है, रेप में जो है या उम्र कैद है या तो फिर डेथ सेंटेंस है, तो इससे भी वो थोड़ा सज़ा में बच जाते थे। दूसरा ये था, बैरिस्टर साहब बहुत माजरत साथ इंटरप्ट कर रही हूँ बीच पे, आपको क्या, आपने कहा सज़ा की बात, सज़ा हो जाती, क्या वाकई सज़ा होती है रेप केसेस में? क्योंकि सिर्फ 0.3 या 2% ऐसे केसेस हैं जिसमें रेपिस्ट को सज़ा हुई है, वरना तो सज़ा होती नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, ये देखिए अब डीएनए एविडेंस को भी इंक्लूड कर दिया हुआ है और उसको कंपलसरी बनाया हुआ है। डीएनए हर केस में होगा ही होगा। डीएनए के आने से जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो बड़े हैं, लेकिन जो सज़ा नहीं मिलती उसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की भी बात की, वो है कि हमारी एक तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उनको और कुछ हद तक काफ़ी जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स को अवेयरनेस नहीं है कि लॉ जब नया आता है तो अवेयरनेस उसकी नहीं होती है। अब पुलिस को जो है वो तो एक कागज़ जो है वो बैठ के जो हेड कांस्टेबल होता है थाने पे बना रहा होता है, लेकिन दिखाते हैं कि मैं जो है वो फला मौका वारदात पे गया था, वहाँ पे ये मुझे मिला। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ नहीं पता होता कि वो उस कागज़ में लिखा क्या है, क्योंकि वो थाने से उसको लिख के दे देते हैं। तो इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, इनको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चे का रेप हुआ, जो केस मेरे पास है, उसमें उन्होंने 377 लगाया। ये आपका ही सवाल कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, जबकि ये 2022 का केस है और लॉ तब्दील हो चुका है दिसंबर 2021 में। तो मैंने उनको कहा कि भाई इसमें 376 लगेगा अब अमेंडमेंट के बाद। उन्होंने, पुलिस को समझ ही नहीं आया। फिर एप्लीकेशन जाके जुडिशल मैजिस्ट्रेट को दी कि इसमें 376 लगना चाहिए, 77 नहीं। उनको भी ये, उन्होंने भी ऑर्डर इसके खिलाफ किया। अब मैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जहाँ इंशाल्लाह जीत जाएंगे। तो ये मसला है कि उनको समझ ही नहीं। एक केस फाइल करने के लिए भी आपको कहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, खौरी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। मैं शहजादी की जानिब बढ़ूंगी। शहजादी, आप बताइएगा कि ख्वाजा सराओं के साथ तो आए दिन ये प्रॉब्लम होती रहती है, उनके साथ आए दिन रेप किया, ज्यादती का निशाना बनाया जाता है उनको, उनके तो केसेस पे FIR भी नहीं काटी जाती है, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बैकग्राउंड थोड़ा दूंगी कि जो सबसे ज़्यादा जो पुश किया गया था, और उस टाइम जब शीरी मज़ारी साहिबा से हमारी जो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो ये लॉ चेंज करेंगे, जो उन्होंने प्रॉमिस फुलफ़िल किया आपके सामने। बट ये मसला ख्वाजा सराओं का सबसे ज़्यादा है। मैं एक समझती हूँ कि 99% ख्वाजा सरा पाकिस्तान में एक रेप जैसी जो एक लानत है उससे गुज़रते हैं, और हमारी FIRs नहीं कटती हैं। इवन हमारा जो एक्टिविज़म और जो जद्दोजहद स्टार्ट हुई थी, ख़ासकर मेरी, वो इसी सिचुएशन पे हुई थी कि 2011 में एक इंसिडेंस हुआ था, एक ज़्यादती का केस था जो मेरा था। उस टाइम हमें पता चला कि हमारे पास ऐसी कोई दफ़ाएँ मौजूद नहीं हैं, या हमारी कोई पहली किसी कह लें कि FIR नहीं कर सकती थी। और 2015 से आपने कहा आपकी ज़्यादती का केस था, मींस यानी कि you faced that? Yes, I faced this thing, and then I go to the police station and police didn't open the doors. और उसके बाद से मैं कमिश्नर कराची से के पास गई थी, जो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे बात की, और वहाँ से मेरी कुछ वेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पुरानी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वहाँ से मेरे एक्टिविज़म का सफ़र स्टार्ट हुआ। और तब से हमने बहुत फोर्स किया था गवर्नमेंट्स को कि आपने ये लॉ चेंज करना है। बट कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ पे राज़ी नहीं होती थी कि हम 377 से आपको नहीं निकाल सकते, जो कि हम ये कहते थे कि 377 का, और हमारे ही कहने पे बाद में उन्होंने 377 की जो है सज़ा बढ़ा दी। पहले वो सज़ा सिर्फ 3 साल थी, बाद में वो 9 साल कर दी गई थी। लेकिन फाइनली 2021 में ये चीज़ हुई है, बट अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में जब MLOs बनते हैं
उस वक्त हमें ट्रीट सही नहीं किया जाता। अभी तक हमने जितने भी केसेस करने की कोशिश की है, केस किसी ना किसी तरह, चाहे वो जुडिशरी का इशू हो, पुलिस का इशू हो, और साथ में आप कह लें कि हॉस्पिटल का एक मेडिकल करवाया जो जाता है, आप मेडिकल का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है इन सब में। और वो जो वहाँ विक्टिम ब्लेमिंग होती है कि अच्छा आप तो ऐसे थे, अच्छा ये करने वाला यूं था, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस से भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक टीम तश्कील दे दी है, पर प्रैक्टिकली चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी बयान की जाती है, जिसकी वजह से अभी तक एक कन्वेंशन नहीं हुआ, एक भी केस रिपोर्ट दोबारा नहीं होता। और ख्वाजा सरा कम्युनिटी इस चीज़ से बहुत पीछे हट चुकी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पुलिस स्टेशन जाए अपनी तजलील के लिए, वो कोर्ट जाए, वो हॉस्पिटल जाए और तजलील से वापस आए। हमने एक केस उनसे सवालात भी इस तरह के किए जाते हैं कि आप वैसे ही जो है वो इतने डीमोटिवेट, एक तो आप इतने सख्त दौर से गुजर रहे होते हैं। जी बैरिस्टर साहब, आपसे पूछूंगी। देखें, एक चीज़ हमें और आपके हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। कोई भी केस हो, रेप केस हो या कोई भी FIR, उसका जो फैसला होता है, जो हम जजेस पे डाल देते हैं, यहाँ पे अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो इस सारे FIR का जो फैसला होता है वो उसकी किस्मत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ में है। वो जो कागज़ ले आएंगे, फैसला उस पे होगा, मतलब बयानात उस पे होंगे, वो गवाह चलेंगे, वो सब कुछ चलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन का जो हमारे सिस्टम में रोल है, उसको आप मोर देन 60% समझ लें। इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुई, वहाँ पे कन्विक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर हुई, और ये मोस्टली यही होता है कि आप पुलिस, क्योंकि अल्लाह उनका भला करे कि वो इस चीज़ को हलाल समझते हैं रिश्वत को, तो वो रिश्वत देकर आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख़राब करा देते हैं। तो वो ख़राब हो गई तो उसका बहुत कोई कम चांस होता है कि वो फिर कोर्ट में उसको हम रिवर्स करें। अच्छा, मेरा एक पॉइंट इस पे है कि मैं वायलेंस केस मैनेजर हूँ और केस डील कर रही हूँ पिछले 10 सालों से ख्वाजा सरा कम्युनिटी के। हमारे 95% जो केसेस पे जो ख़राब होते हैं केसेस, वो कोर्ट की तरफ से होते हैं, पुलिस की तरफ से नहीं होते। पुलिस से किसी तरह भी लड़ के झगड़ के, हम एक्टिविस्ट हैं, किसी को बोल के FIR, लॉयर्स के साथ मिल के FIR कटवा लेते हैं। FIR अगर हम सही भी करवा लें, बट जो मसला आता है वो प्रैक्टिकली मैं बात करूँगी, हमें कोर्ट्स में आता है, वही वो उनको बेल मिलती है, वो दोबारा ऑफेंस करते हैं और हम दोबारा FIR कटवाते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ। इसको थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह के कोर्ट्स में मसले, क्योंकि बेल जो है, बेल का लॉ अलग है। हाँ, वो जो बेल का लॉ है ना, उसके बाद वो दोबारा अटैक करते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी डांसिंग में होती है, बैगिंग में होती है, वो रोड पे होते हैं, वो दोबारा अटैक करते हैं। एक इंसान पे 3-3 दफ़ा FIR कटवाने के बावजूद भी वो इंसान दोबारा हम पे हमला करे। 3 FIRों के बाद उस ख्वाजा सरा ने ये शहर छोड़ने का फैसला किया है। ये केस का मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें 3 FIR और काउंटर FIR उसी के ऊपर काट दी। वैसे ये भी तो देखिए ना, गलत है। ये मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि फिर से वही चीज़ है कि बेल तो चले, मुकदमे का फैसला तो फिर भी बयानात पर हो जाता है। बेल तो होती पुलिस के कागजात पर है। पुलिस के कागजात जज देखेगा, उसमें अगर कोई कमी पेशी नजर आएगी तो बेल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पुलिस के कागजात से इधर उधर बेल में हो ही नहीं सकते। तो ये मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि देखें, FIR हर किसी का एक अलग ओपिनियन। आज तक जो भी FIRs मैंने करवाई हैं, अल्लाह का करम है, उसमें मैंने किसी को बेल नहीं। लेकिन बैरिस्टर साहब, हर कोई इतना खुशकिस्मत तो नहीं होता ना कि उसको आप मिल जाए, आप जैसा वकील मिल जाए। कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आप देखिए ना, जब के साथ ये हादसा हुआ है, ये खुद ही हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है, ये खुद बता रही कितने धक्के खाए इन्होंने, कितने लोगों की बुरे अल्फाज का, अलकाब का सामना किया है। इस एक्सपीरियंस को तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। और इनका एक्ट जो लगना था वो इन्होंने कहा 377 लगा, इस पे 376 लगना चाहिए था। 376 लगना चाहिए था, 77 नहीं लगना चाहिए था। लेकिन ये अमेंडमेंट अभी 21 के बाद ही, जाहिर सी बात है, 21 के बाद हुई है। तो बात यह है कि अपना इसमें जो दुश्वारियां आ रही हैं उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल है, जुडिशल सिस्टम में भी खामियां हैं, जजेस भी कभी कभार समझ नहीं पाते हैं। और जो इन्होंने बात की शहजादी साहिबा ने कि रिपीट ऑफेंडर है, उसको तो बेल मिलनी ही नहीं चाहिए, उसको कैसे मिली? तो ये इन चीज़ों में मैं अपनी जो है वो मैं शहजादी साहबा को आपके इस प्रोग्राम में बोलता हूँ कि कोई भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, आई विल बी देयर एंड आई विल मेक श्योर दैट दे डोंट गेट। मैंने 60 के करीब
60 FIR कटवाई हैं अपनी इस पूरे जितना भी मेरा एक्टिविज़म का करियर रहा है, और इसके अलावा बेशुमार केसेस पे काम किया है, बट 95% जो केसेस हैं वो कोर्ट पे आके ख़राब होते हैं। एक केसेस डिफेमेशन का जो हमारे ऊपर किया गया, ऑब्वियसली हम पे फिर काउंटर FIRs होती हैं। काउंटर FIRs में हम जजेस को बोलते रह जाते हैं 4 साल से फैसले नहीं हो रहे हैं, और जिन्होंने केसेस करवाए ना वो फंस चुके हैं क्योंकि उन पे काउंटर FIRs हुई हैं। वो ख्वाजा सिरा मुल्क छोड़ चुका है, एक ख्वाजा सिरा भी शहर छोड़ा है, जो 3 FIRों के बाद वो बेल पे, और अभी वो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो अभी वो इंसान जिस पे 3 FIR मौजूद हैं, ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक क्वेश्चन है, 3 FIR जिस पे रेप की FIR भी है, वो इंसान अभी इलेक्शन में खड़ा हुआ है। आई एम नॉट मेंशन एनी पार्टी, किस पार्टी से, वो एक अलग चीज़ हो। तो हमारे तो कोई कानून ही नहीं है ना बैरिस्टर साहब। एक तो हमारे इन्वेस्टिगेशन का मसला, फिर ऊपर से प्रॉपर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, वहाँ पे हमारी जुडिशरी का मसला। वी होप कि लोग समझ जाएं और इनको आइडिया हो कि किस तरह से लोगों को क्या एक्ट देना है। पॉइंट है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई, बस एक बैरिस्टर साहब जी, इसमें यह है कि जो काउंटर FIR वाला मसला है वो सुगरा बीबी की जजमेंट है 2018 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया। चलें, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आज़ादी राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। और बोलती हूँ ओके ये, और हिमारू देखिए, आप लोग देख रहे होंगे व्यूवर्स कि मैं सब क्या कर रही हूँ। मैं किसी की पिटाई नहीं कर रही, ना मैं किसी पे गुस्सा उतार रही हूँ अपने टीम का बल्कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी आप लोगों के सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। हम हमेशा बात करते हैं, इसी पहले टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, कितने रेप केसेस हो रहे हैं, आए दिन स्नैचिंग हो रही है, हादसात हो रहे हैं, हमारी बच्चियाँ अकेले यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, बच्चे जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता किस वक्त कहाँ रोड पे कोई भी खड़ा है, उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए। तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अपने शो में बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस आप अपने बच्चियों को सिखाएं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर ज़ैनब और इनकी पूरी टीम जो को फाउंडर भी हैं। आपको मैं बताती हूँ, ज़ैनब आइए, आप बैठिए यहाँ पे प्लीज़। हमारे साथ मौजूद हैं कोच हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लस को फाउंडर हैं हमारे यहाँ पे उमर हसन साहब, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और साथ में फीमेल ट्रेनर ज़ैनब हमारे साथ हैं, जो मुझे सिखा रही थी किस तरह से आप पंच करना सीखें, क्योंकि मैंने आज तक अभी कोई ट्रेनिंग नहीं रही है सेल्फ डिफेंस की, तो पंचिंग से स्टार्ट होती है ये चीज़। तो इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपकी NGO है, कॉर्पोरेट लेवल पे आप काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात स्कूल्स में जाके प्रॉपर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो कैसे आपने ये सोचा कि ये इनिशिएटिव लिया जाए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। खुद महाफिज जो है वो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, टीचर्स को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। एंड द डैमेज विच वॉज कॉज्ड ऑन दैट डे कुड हैव बीन मिटिगेटेड, कुड हैव बीन मिनिमाइज्ड, अगर हमने अपने बच्चों को ये तरबियत दी होती। इस सोच को लेके हमने खुद महाफिज का आगाज़ किया था, और आज खुद महाफिज जो है वो एक मेंटल और फिज़िकल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमाम तर तबकात के लिए बिला रंगो नस्ल मज़हब की तफरीक के इस वक्त काम कर रही है। ना सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और यतीम खानों में, बल्कि अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लिए, अपनी हिंदू कम्युनिटी के लिए, और जहाँ जहाँ बच्चे या ख़वातीन मौजूद हैं हम रिगार्डलेस वहाँ पर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप सेफ्टी के ऊपर बात कर रही थी, रेप केसेस की बात कर रही थी। पिछले साल के जो रिपोर्टेड के चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, दैट इज़ मोर देन 4000। सिर्फ कराची के अंदर, वो सिर्फ रिपोर्टेड है, कराची के सिर्फ, पूरे पाकिस्तान के तो अलग है। कराची के अंदर जो अभी नवंबर दिसंबर के रिपोर्टेड केसेस हैं, दिसंबर के आई गेस, और ये भी मीडिया रिपोर्टेड केसेस हैं जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं होते। आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरे घंटे में किसी ना किसी का रेप होता है, एक औरत रेप की जाती है, वो बच्चा या बच्ची भी हो सकता है, हर दूसरे घंटे में, जस्ट इमेजिन। एग्जैक्टली। और इसके अंदर जेंडर की तखसीस नहीं है। हम समझते हैं कि ख़वातीन के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये जो 4000 केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 1950 लड़के थे और 2000 कुछ जो है वो लड़कियां थीं।
तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड केसेस हैं। इसके अंदर बच्चे भी उतने ही गैर महफूज हैं जितनी बच्चियां हैं। तो समझने की बात यह है एज एन पेरेंट, एज एन एडल्ट, या हमारी आवाज़ जो अरबाब इख्तियार तक जहाँ तक जा रही है, अगर आज हमने अपनी इस नस्ल को प्रॉपर डेवलप नहीं किया तो ये जो आज आप क्राइम रेशो देख रहे हैं, ये जो ड्रग्स कंजम्पशन देख रहे हैं, या ये क्योंकि इस छोटी उम्र में लगने वाले जहन के ऊपर ज़ख्म पूरी ज़िंदगी हील नहीं होगी। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। हमारे ट्रेनर भी मौजूद हैं ज़ैनब, जिनका मुझे पता चला जब मैं बात कर रही थी इनसे भी ब्रेक में कि ये खुद बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी और शुरू में जब ये ट्रेनिंग लेने आई तो बहुत रोती थी, बहुत मारे खाए इन्होंने, लेकिन अभी इतनी पक्की हो गई हैं कि ये केज फाइट करके आई हैं और रनर अप रही हैं। ज़ैनब, आप मुझे बताएं कि मेंटली स्ट्रांग होना किसी भी बच्चे के लिए या खातून के लिए कितना ज़रूरी होता है? कि आप फाइट तो सीख लेते हैं क्योंकि ये सेल्फ ट्रेनिंग आपने कहा कि एक प्रॉपर इसका एक अलग कोर्स है, उसके बाद डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, किक बॉक्सिंग है, आर्चरी है, या फिर आपका मार्शल आर्ट्स है, आ जाता है। तो कितना ज़रूरी कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो ही आप अपना सेल्फ डिफेंस करवा सकते हैं। आप जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप खेल नहीं सकते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपका अंदर का डर होता है जो आपके पेरेंट्स और आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपके अंदर बिठा देते हैं कि अगर आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बाहर ऐसे जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अकेले रोड पे आप बाहर नहीं जाओगे क्योंकि पीछे से आ गया तो क्या होगा? मैं आप अकेले नहीं, कोच हैं, आप भी ट्रेनर हैं, मैं चाहूंगी कि आप दोनों हमें कुछ सेल्फ डिफेंस के स्टेप्स दिखाएं यहाँ पे ताकि हमारे व्यूवर्स भी देखें किस तरह से सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। जी, हम आपको बेसिक कुछ मूव्स हैं, प्लीज आइए दिखाइए, बेसिक मूव्स ही दिखा दें हमें, कुछ तो हमारे लोगों को ख्याल आए कि ग्लव्स, बगैर ग्लव्स के नहीं, विदाउट जस्ट मूवमेंट। अच्छा, विद जस्ट मूवमेंट्स, ओके। कि जिस तरीके से ठीक है, अक्सर ये होता है हमारे साथ, जैसे कि कोई लड़की या लड़का है, उसको हमेशा जाते ही साथ पहले ग्रिप किया जाता है अक्सर, सही, या पीछे से कोई आके आपको पीछे से पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेन होता है शोल्डर या कॉलर या नेक ग्रिप होता है, जैसे कि हम अभी मैं मिस ज़ैनब के साथ करके दिखाऊंगा। जैसे हम इस तरीके से ग्रिप किया जाता है, जस्ट वेट, ओके। तो इस तरीके से ग्रिप करेंगे तो आप देखेंगे इनके रिफ्लेक्सेस ये डायरेक्टली मुझे अटैक करके डिफेंस कर सकेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इनको डायरेक्टली ग्रिप किया एंड शी विल, आपने इनको एल्बो पे जोर देके गिराया। yes. अब सपोज कोई स्नैचर आ रहा है, गन रख रहा है सामने से, तो क्या करेंगे? गन्स ये भी एक पिस्टल मंगवा लेना साथ साथ। आप लोग शूटिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं, राइट? जी जी, वेपन है तो मंगवा। असल में वेपन में भी सिचुएशंस, मेन चीज जो सेल्फ डिफेंस की है वो आप मेंटली एक्टिवेशन है, मतलब आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपने फ्रीज नहीं होना। अब गन, अगर कोई स्नैचर आपके पास आया, गन लेकर आया है, तो लाजमी नहीं है कि आप उस पर अटैक कर सकते हैं, कभी कभार आपको उसको चीजें देनी पड़ती हैं, क्योंकि सही बात है, ये वेपन के साथ आप नहीं। अब अगर आप इतनी प्रैक्टिस है या आप इतने उसमें माहिर हैं कि आप डायरेक्टली, अब मेन चीज़ यही है आपने उसके मेंटल से कनेक्ट, आपने अपनी सोच से कि मैं भाई कर सकता हूँ 2 सेकंड में, तो ये आएंगे। इनकी जैसे ही कोई स्नैचर है, उन्होंने गन रखी है मुझ पर, तो मुझे जस्ट सेकेंड्स में गन लेनी है और उनको डिफेंस करना। सपोज ये गन है, मोबाइल गन, यही ले लो। ये अच्छा, टूट ना जाए। नहीं, तोड़ना नहीं, जैसे कि अपना समझ के करना, अपना ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब जैसे कि इन्होंने किया है, तो मेन चीज़ इनका जो मेंटल है ना, वो सोच रही जो है, वो इनका ये है कि मुझे जस्ट इनसे लेना है और भागना है। तो वो आप मतलब जब आपके सामने वाले आएगा तो आपको खुद ही, जब आप इतने प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो आपको ये समझ आ जाती है तो आपने कैसे रिफ्लेक्स। अब जैसे इन्होंने मुझे किया तो सबसे पहले मुझे अपना डिफेंस करना है, मैंने अपना राउंड किया, जस्ट एल्बो पे अटैक किया एंड यूं किया राउंड, इसके बाद मैं पुश किक कुछ भी कर सकता हूँ इजीली। ये इतना फास्ट होता है, बट आपका मोबाइल है तो टूट सकता है, डायरेक्टली हाथ से निकल जाता है एंड रिफ्लेक्स, क्योंकि अटैक करते हैं तो नहीं दबता। तो मैंने सबसे पहले अपना फेस डिफेंस किया ना, जस्ट ये लाइक, और ये इतना टाइम होता ही नहीं है, जस्ट सेकंड्स का काम अच्छा, है। और अगर आपका वेपन नीचे के आजकल तो आके छुपा के रखते हैं ना, वेपन दिखाते हैं, सामने से कोई आपके ऊपर पॉइंट आउट नहीं करता, जैसे कि ये, ठीक है, अक्सर सिचुएशन यही मैंने कहा ना, जैसे अब ये भी है तो इसमें भी अगर वो आए मुझ पर अटैक करने, तो मैंने मेन चीज अपना डिफेंस, लेकिन मैंने डायरेक्टली यूं के एंड ग्रिप, उनको उठा के पटकना है। अगर वो फायर करते भी हैं तो मेरी बैक साइड पे होगा। यानी कि प्रॉपर आपके रिफ्लेक्सेस उस तरह से ट्रेन होते हैं कि आपने किस तरह से अपनी बॉडी को सेव रखना है, आप मतलब मेंटली इतने प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि आपको पता लग जाता है कि मैं जस्ट इस डिफेंस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लाजमी नहीं है सिर्फ डिफेंस करना ही, अक्सर भागना भी पड़ता है, तो डिफेंस वो भी है। सही। तो और पीछे से जो आप कह रहे थे कि आप बताएंगे फिर पंच थोड़ा सा, ठीक है, मैं पंच भी बताता हूँ। जैसे पीछे का ग्रिप का आपने मुझे, आप पकड़ लो। अच्छा, मैं पकड़ लेता हूँ। नॉर्मली जैसे पीछे से ग्रिप किया जाता है यूं, तो इन्होंने जस्ट ये
एंड ओह ऑसम, वाओ। तो ये बच्चों के लिए ज्यादा ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। असल में अब कुछ लोग समझते हैं स्क्रिप ग्रैब, इसमें आप खुद नोट करेंगे कि बिल्कुल आपके जब लेग आपके पास आया, जब इन्होंने स्ट्रेच किया, पुल किया, तो वो आपका डिसबैलेंस हो गया। आप बिल्कुल जितना भी हैवी हो इजीली गिर सकते हैं, और ये बच्चों के लिए आपने बहुत ज्यादा सबसे बेस्ट है। अब ये बेसिक, इसका प्रॉपर कोर्स है, हम 6 मंथ जस्ट बेसिक कोर्स करवाते हैं। उसमें 6 महीने का बेसिक कोर्स में आप देखिए आप कितना अच्छा डिफेंस सीख सकते हैं अपने बच्चों का, औरतें खुद अपना, मर्द हज़रात अपना खुद का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हम एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी एक बच्ची से, जिनका आपने सुनी होगी कहावत है कि छोटा सा मैं बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। इनके लिए कहावत फिट बैठती है कि मैं छोटी सी एक बच्ची हूँ लेकिन काम करूँगी बड़े बड़े और पूरी दुनिया में रोशन करूँगी अपना नाम। ईमान शाहीन जो कि जूनियर चैम्पियनशिप में जीती है, जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप इन्होंने विन की है, पाकिस्तानी एथलीट हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से ये ट्रेनिंग कर रही हैं, किस तरह से ये स्क्वॉश खेल रही हैं। सिर्फ 17 साल की हैं और इन्होंने हमारे लेजेंडरी जो स्क्वॉश प्लेयर हैं उनकी यादें ताज़ा कर दी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान, एंड वेलकम टू द शो। Thank you. कैसे स्क्वॉश का शौक चढ़ा? So my dad did wrestling when he was younger, and he always wanted one of his kids to do a sport. So I was put into gymnastics, soccer, basketball, like swimming, everything. And I actually really like swimming. I did competitive swimming for about 2-3 years until I was 8 or 9 years old. Wow. But eczema मेरे पास हुए, so I couldn't swim anymore. Why? What's wrong? Skin condition है, Okay. chlorine की वजह से। Eczema. हाँ. All right. So my dad was doing squash at the time, so he's like, here's a racket, here's a ball, play. So he thought I was gonna go nowhere. He was like, bas khelo for fun. So I played, and then somehow I ended up getting good. Since how long you were playing squash? It's almost been 9 years, I think. 9 years? Yeah, it's been a while. Oh my God, it's too much time. लेकिन उसके बावजूद भी इतनी championship और amazing. Thank You're from you. Canada, right? Yeah, from Canada. Ottawa. So, yeah. And now, what's your future plans? I really want to go pro. I'm actually in grade 12 right now. I'm planning on taking a gap year just to focus on squash, so I can try to play competitively and play professional tournaments, see how that goes. Because that's what I want to do long term, hopefully, if I'm good enough. So how do you feel when you won your championship in Canada? It was a Like, great... because being a Pakistani, because you definitely you're going to represent the Pakistan, Yeah. but then in Canada, right? It was a great feeling. It was really nice to be able to like represent myself and the country that I came from, as well as the country that my mother and parents are from too. It was lovely because the year before I lost, I came in second. And Okay, last year you've lost. Who was the competitor at that time, opponent? Hermione Cow. I lost her, and she was actually playing up in age group. So she did really well. She won that year, but I got my title back this year, so I'm quite happy. So you got upset at that time. It was frustrating. And then again this year you buckle up your shoes, or who motivated you, your father or mother? And Everyone. yourself, you said, no, I'm going to win this time. Everyone motivated me, but I think a lot of it came from myself, just because out of last year, I was like, I have to do well this year. Ah, that's great. So it was a big motivator, especially because this is going to be my last year in juniors. After that, I'm only in senior tournaments, so. Okay, because you're 17, so this is your आपकी आखिरी साल था 17 साल की एज में जूनियर्स में खेलने का, now फिर आप सीनियर्स में खेलोगे. हाँ. जब 18 का मैं हो जाऊंगी, पर मुझे सीनियर्स खेलना पड़ेगा. So yeah, I'm super excited to finish off this year, and hopefully it'll be a strong finish today. अभी इस वक्त आपका ओपोनेंट कौन था जिनको आपने हराया चैंपियनशिप में, जूनियर चैंपियनशिप? Spring Ma. Okay. She was a player from Vancouver. और कितने ममालिक से लोग आते हैं? Like from how many countries the player came to play this junior championship? There's a lot of players which came from a lot of different countries. I would say that it could be maybe 20 plus countries that 20 came. plus countries. Yeah, Oh there was my a lot of players. A huge number. हाँ, मैं इनके साथ बैठ के इंग्लिश बोलना शुरू हो गया, उर्दू में बात करा कि मेरे व्यूअर्स समझ सके, मुझे अभी रियलाइज हुआ. तुम मेरा भी खराब कर दिया लेकिन. Okay, उर्दू में बात करेंगे. We are in Pakistan. We are not in Canada right now. Okay, no problem. If you are comfortable with English, कोशिश करूँगी. ये भी अच्छा है. कोशिश करती रहो. ओके, सो आप क्या कहते हैं कि 20 से ज़्यादा कंट्री से लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, आई मीन खेलने के लिए. हाँ. तो अभी आप अब द नेक्स्ट क्या है, लाइक इंटरनेशनल लेवल खेलना है? इंटरनेशनल लेवल शुरू की. एक्चुअली मेरे ब्रिटिश जूनियर ओपन अभी मैंने खेली जनवरी का शुरू में.
और उसमें 20th मनाए. So the British Junior Open is like the biggest tournament for juniors. It's considered like the world stage in junior tournaments because it's the tournament where players from like the most countries come. So I actually got sick during the last 2 days, so I had to withdraw. तो क्या-क्या requirements होती हैं if you want to play for the level अगर खेलना चाहें तो क्या-क्या requirements होती हैं? कनाडा आपको certain ranking होना चाहिए. तो टॉप 8 खेल सकते हैं कनाडा में, बट वो जो नीचे हैं वो नहीं खेल सकते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट. ओके, आपके टॉप 8 की रैंकिंग होनी चाहिए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच ईमान शाहीन. इट्स प्लेजर मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. इसी के साथ ये एक ब्रेक का वक्त हुआ है. ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है. दुनिया बोल है, दुनिया बोल है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं दुनिया बोले. हम बात करेंगे कुछ इस्लामी बैंकारी के बारे में कि इस्लामी बैंकारी और एक आम बैंकारी में क्या फ़र्क होता है और किस तरह दोनों लेन देन के तरीक़ेकार तय किए जा सकते हैं इन दोनों में. इस अहम मसले पे हम हर हफ्ते बात करते हैं एवरी फ्राइडे. इसके लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे साथ अलामा इलियास सत्तार साहब. इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में. अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अलामा साहब, ये बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग की तरह से उसको हम कोई इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसूलों के मुताबिक चला सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसान है. और असल में हज़रत अली का एक कॉल है कि डीप थिंकिंग ऑलवेज प्रेजेंट्स द क्लियरेस्ट पिक्चर ऑफ एवरी प्रॉब्लम. असल में डीप थिंकिंग नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का दुकान में रैक में इतना दवाई होता है. कोई 100 साल का रिसर्च है, कोई 50 साल का है, कोई 500 साल में नस्लों में रिसर्च होता है, जाके फिर आता है वो रैक में. तो अगर जो 10 साल का भी रिसर्च है उसको 9 साल में अगर थक के सोच छोड़ दे तो रैक में नहीं आएगा. तो ये अल्टीमेट तक पहुंचना चाहिए. अब अल्टीमेट तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा गौर फिक्र करना होता है तो क्लियरेस्ट पिक्चर भी आ जाता है. तो मैंने आपके लिए सिर्फ छोटा सा एक मवाद लाया ताकि इसके बाद सवाल जवाब करें. अच्छा जी, बिल्कुल कहिए. तो शॉर्ट ब्रेक नहीं होगा, नो ब्रेक. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम. इंशाअल्लाह माशअल्लाह. हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया रिबा नहीं है नकदुल नकद में, यानी कैश ट्रांजैक्शन हैंड टू हैंड. और फरमाया कि उधार में रिबा है. इसका 2 हदीस है कि सिर्फ उधार हो तो रिबा होता है, यानी कि आप उधार लें तो रिबा है, वरना कैश इन हैंड लें तो उसमें नहीं, कोई रिबा का कंसेप्ट ही नहीं है. ठीक. अच्छा, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का ये एक और हदीस. हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 रद्दी खजूर देकर 2 अच्छे खजूर तब्दील करके लिया, एक्सचेंज किया जैसे समथिंग नॉर्मल. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो ऐन सूद है, रिबा है. तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि नकदुल नकद में रिबा नहीं होता है, उधार में होता है. फिर ये जो खजूर का लेन देन था ये तो टोटल नकदुल नकद था. 4 दिया 2 ले लिया. अच्छा, तो ये कैसा रिबा हो जाता है? तो इसके पर गौर फिक्र होना चाहिए, डीप थिंकिंग होना चाहिए. क्योंकि जो हदीस है कि रिबा उधार में है और नकदुल नकद में नहीं है, ये कुरान से टोटल टैली करता है. कुरान यही बोल रहा है ना कि अगर कोई रिबा जब बैंड किया तो भाई जो तकलीफ में उसको मोहलत दे दो, माफ़ भी कर दो, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारा मिलेगा तुमको. तो उधार का ही कंसेप्ट है ना. सही. अगर उधार ही नहीं होता, जुल्म का कंसेप्ट भी नहीं होता, खाली आप एक्सचेंज कर आप उधार देते हैं जब भी तो आप उसके अगेंस्ट में आप लेते हैं, कुछ नफा लेंगे, उसी को मार्कअप बोलते हैं. उसी को मार्कअप कहते हैं. अच्छा, अब कुरान ने रिबा को हराम करार दिया. सही. उधार को हराम नहीं बोला है, यानी कि आपने मार्कअप को जो है, हाँ मार्कअप बोलो, मगर एक्चुअल वर्ड रिबा है. मार्कअप का तो अलग अलग कंसेप्ट भी है ना, वो अलग हो जाता है. लेकिन रिबा इज एक्चुअली जो फॉरबिड किया गया है, तो वो रिबा को हराम किया है, लेकिन लोन को हराम नहीं किया है. उधार आप लें, उधार ही आ गई ना. उधार पे अगर प्रॉफिट दे रहे हैं कंपल्सरी, वो रिबा है, वो रिबा को हराम किया है, लेकिन उधार को हराम नहीं किया है. उधार तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आप प्रॉफिट ना लें. एग्जैक्टली, वो प्रॉफिट वो भी ले सकता है, लेकिन अगर कंपलसरी प्रॉफिट है कि हर शर्त में देना है तुमको. अगर प्रॉफिट में ये शर्त है कि भाई तुम अगर नफ़ा करोगे तो कुछ हिस्सा हमको दे देना, नफ़ा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, वापस प्रिंसिपल अमाउंट दे देना, तो वो रिबा नहीं होगा. तो हराम जो किया है वो रिबा को किया है, लोन को नहीं किया. तो वो लोन जिसमें रिबा इन्वॉल्व नहीं है वो बिल्कुल हलाल है. अब रिबा कुरान की रोशनी में वो प्रॉफिट है
वो मार्कअप है जो हर हाल में वो जहन्नम जाए लेकिन देना है, उस किसी सूरत में माफ नहीं है। ये आप सूद की बात कर रहे हैं? सूद जो रिबा, अरबी में रिबा बोलते हैं, अरबी में रिबा कहते हैं ना, तो उसको किसी सूरत में माफ नहीं है, तो दैट इज एक्चुअल रिबा। अच्छा, मैंने ये कहा कि कन्वेंशनल बैंकिंग में भी जो आम आदमी डिपॉजिट करता है पैसा, उसके साथ भी बैंक ये शर्त रख सकता है। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस का भी शरीक हो जाता है, तो लॉस का शरीक होना ज़रूरी नहीं है। अलामा साहब जल्दी से बता दो कि वक्त की कमी है हमारे पास, हमें ब्रेक की जाने भी बढ़ना है। अच्छा, तो इसी तरीके से अवाम बैंक में पैसे रखेगा तो अवाम को बैंक मार्कअप देगा अगर मुनाफा होगा, अवाम की असल रकम महफूज रहेगी, किसी भी नुकसान में शरीक नहीं होगी। इसी तरीके से बैंक भी जो पैसा लेगा लोगों से, तो बैंक मार्कअप देगा उनको, डिपॉजिटर को, वो भी सब्जेक्ट टू प्रॉफिट टेकिंग प्लेस हो जाएगा। अगर नुकसान होगा तो नुकसान में शरीक नहीं होगा, लेकिन असल रकम डिपॉजिटर का भी सेफ रहेगा, असल रकम बैंक का भी सेफ रहेगा, असल रकम में कोई झगड़ा नहीं है। तो अगर कर्ज की शर्त है कि नफ़ा होगा तो नफ़ा देंगे और नफ़ा नहीं होगा तो मार्कअप नहीं देना होगा, ये रिबा नहीं होगा। तो हर बैंक को चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम जो अभी बताया, इसको हर ब्रांच में नाफिज करे। तो कन्वेंशनल बैंक बोल के कोई चीज़ ही नहीं रहेगा, कन्वेंशनल रिबा फ्री बैंक हो जाएगा सब। सही, चले थैंक यू सो मच। यानी कि जो आपने बताया उस तरह से हम तमाम बैंकों पे ये बात लागू कर दें तो फिर कोई नो प्रॉफिट झमेला ही नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच अल्लामा इलियास सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमें बताया किस तरह से हम इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग में तब्दील कर सकते हैं, उनके सूलों के मुताबिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल की। तो बताते चलें कि मुल्क भर में मौसम की बात करें तो बलूचिस्तान और सिंध में शदीद ठंड है। सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत में वाज़े कमी की है। कोयटा में रात और सुबह के वक्त पारा -8 तक गिर गया था, जबकि कराची में भी आज और कल दर्जा हरारत में गैर मामूली कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मरी गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। शुमाली मशरकी पंजाब और इस्लामाबाद में भी आज बारिश की पेशगोई की गई है। अहम शहरों की दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो आज कराची में ठंडी हवाओं के बाद कम से कम दर्जा हरारत 8, लाहौर में 3, इस्लामाबाद में 2, कोयटा में -11 और पेशावर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं कमांडर साहब की जानिब, लेते हैं एक ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है हम सबके फेवरेट सेगमेंट विजन 2040 का। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से रोज बरोज मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी मुश्किल तर होती जा रही है। इन कठिन हालात में ज़रूरी है कि कम आमदनी वाले ख़ानदानों को कोई ना कोई रिलीफ फराहम किया जाए। कमांडर सिटी इस सिलसिले में भी एक ख़ास इकदाम कर रहा है, जिन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कमांडर बिल्डर के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू। एवरी फ्राइडे मैं और हमारे व्यूअर्स आपका वेट करते हैं कि आप आएंगे हमारे शो में और हमें फिर कमांडर सिटी के बारे में कुछ नई बात बताएंगे, जिसे सुन के हम सब हक्का बक्का रह जाएंगे कि आज ये क्या नई चीज़ हमें सुनने को मिली है। इससे पहले हमने पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं सुनी कि कोई इस तरह के इकदाम कर रहा है जो आप कर रहे हैं कमांडर सिटी में रहने वालों के लिए। जी। तो आज भी आप लेके आए हैं एक नया टॉपिक। सुन के मुझे इतना हैरत हुई कि आप राशन फ्राहम कर रहे हैं, राशन शॉप्स खोली हैं आपने। सबसे पहले सवाल मैं ये करूँगी कि आप स्क्रूटनी कैसे करते हैं कमांडर सिटी में जो लोग रहते हैं कि जी ये वाकई ज़रूरतमंद है या इन तक ये सस्ता राशन पहुँचना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमने देखा कि मुल्क में पिछले 2 सालों में जिस कदर महंगाई हुई, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो तबका अफेक्ट हुआ वो लोअर मिडिल क्लास के वो एम्प्लॉयज़ कह लें उनको, या जो मज़दूर तबका है जिनका फिक्स्ड इनकम है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें फिर हमने ये
सोचा कि इस पे हम किस तरह से जो ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं इनकी किस तरह हम मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अहम था कि हमें प्रॉपर एक डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो जो फैमिली भी कमांडर सिटी में शिफ्ट होती है हम उनसे एक डाटा फॉर्म फिल करवाते हैं जिससे हमें उनके इनकम का पता चलता है कि कौन कितना खुशहाल है और उस हिसाब से फिर हम पैकेजेस डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो डेटा है ये अपडेट भी होता है या वंस जो जनरेट हो गया वही रहता है? ये कंप्यूटराइज, हम इसको कंप्यूटर पे हर फैमिली का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और अभी तो खैर हमारा स्टार्ट है, लेकिन डेफिनेटली हर साल या हर 2 साल के बाद हम एक रिव्यू किया करेंगे, क्योंकि जाहिर है घर के हालात तो बदलते रहते हैं। तो उसका एक रिव्यू हुआ करेगा जो एनुअल या हर 2 साल के बाद हम रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो डेटा हमने कंपाइल किए हैं, जो 350 फैमिलीज इस वक्त कमांडर सिटी में शिफ्ट हो चुकी हैं, उसमें वो लोग जिनका इनकम कम है, कम से मेरा मतलब है कि 25,000 हमने एक लिमिट रखी है कि 25,000 रुपये अगर आपका इनकम है तो आपको हम राशन आपके घर का आधी कीमत पे देंगे। उसमें आटा, चीनी, चावल, दालें सारी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, ये चीज़ें शामिल हैं। इसमें एक 45 kg का एक पैक है जो जिसकी जो वर्थ है वो 10,000 रुपये है। हम उसको 5,000 रुपये का देंगे हर घर को, ताकि उसको 10,000 रुपये की कीमत का बैग हम 5,000 में दे देंगे, ताकि इमीडिएट उसको 5,000 रुपये का रिलीफ मिल जाए हर महीने। ये तो हमने इमीडिएट किया। अब इससे जो है वो हुआ ये कि जो एक तो फ्री रेस्टोरेंट पहले से था, फ्री रेस्टोरेंट में खाना दोपहर का और रात का मुफ्त देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जाहिर है घर में बाज़-औक़ात मेहमान भी आ जाते हैं, अब हर वक्त फ्री रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, ठीक है। और हर वक्त बाहर का आप खा भी नहीं सकते, बाहर का हर वक्त वो खा भी नहीं सकते। तो उसके लिए अब जब से ये हमने रास्ता शुरू किया है, एक फ्री रेस्टोरेंट और एक राशन, इससे वो घर खुशहाल हो गए हैं, ठीक है। और उनको एक बहुत बड़ा देखिए 5,000 का रिलीफ आपने फ्री रेस्टोरेंट में दे दिया, 5,000 का रिलीफ आपने घर के राशन में दे दिया। फिर बच्चों की फीसें भी इनकी कम है, 1,500 रुपये फ़ी है, जबकि आम 4,500-5,000 रुपये फ़ी है, ठीक है। फिर बिजनेस में लगा के वो अलग अर्न कर रहे हैं। तो ये जो राशन शॉप है ये ज़रूरी इसलिए हो गई थी कि ये महंगाई रुक नहीं रही है, और महंगाई रुक नहीं रही है, इनकम बढ़ नहीं रहे हैं। तो जब तक ये बच्चे ग्रो नहीं कर जाते, ये जब तक ये बच्चे इनके अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक जो इंडस्ट्रीज़ का एक हमारा प्रोग्राम अलग चल रहा है, तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ पे भी हम जॉब्स दे रहे हैं और वहाँ पे भी लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि उनको मालिक बना रहे हैं, जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता माली खुशहाली की तरफ लोगों को ले जाना, यही हमारा विजन 2040 है, ताकि 2040 में वो एक बड़ी कुव्वत बन सके। तो ये उसी की एक कड़ी है कि हम जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिसमें हमारे मज़दूर हैं, जिसमें हमारे गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें हमारे माली हैं, सारे जो दिन भर काम करते हैं, वो सारे मेहनत कश, अब इनकी नॉर्मली तरह 20-25 हज़ार ही हुआ करती हैं। तो इनको हम इतना रिलीफ फ्राहम कर दें कि वो सर उठा के जी सकें, ठीक है, वो भी अच्छे कपड़े पहन सकें, वो भी अच्छा सलीके से रह सकें। तो ये एक कोशिश है, काविश है उनको माली खुशहाली की तरफ लाने की, ये फ्री राशन शॉप। और ये इंशाल्लाह कमांडर सिटी की बरकतों में इजाफ़ा करेगी, मुझे उम्मीद है, और इंशाल्लाह बरकतें बढ़ेंगी और हम आगे और हमारे वसाइल में इजाफ़ा होगा, क्योंकि जब हम इंसानियत के लिए काम करते हैं तो रब हमारी मदद करता है। तो ये कमांडर सिटी का पूरा सिस्टम, ये वन हेल्पिंग अदर, ये उस पे चल रहा है, हेल्पिंग ईच अदर पे चल रहा है। कमाल साहब, राशन शॉप किस तरह से ये काम कर रही हैं, किस तरह से ये ऑपरेट करती हैं, कौन कौन लोग इन पे काम कर रहे हैं, और क्या ये कमांडर सिटी की अपनी ही शॉप्स हैं? जी, ये बिल्कुल कमांडर सिटी के अंदर। देखें, कमांडर सिटी की 4 दीवारी के बाहर क्या हो रहा है मुझे उससे गर्ज नहीं, क्योंकि मैंने 75 साल तक वो सारी टेंशनें देखी हैं, ठीक है। अब कमांडर नहीं वो ऊपर से कुछ निज़ाम बदलते हुए हमने देखा, हमेशा हमने नारे सुने, आज भी सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे, और हम नाउमीद हो गए थे तब्दीली का इंतजार करके हम खुद तब्दील हो गए। लेकिन कम से कम कोई एक बस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हम पुरुमीद हों, जहाँ हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शहर बस गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी 4 दीवारी हम बढ़ाते जाएंगे, और इसमें वही लोग, सिटी के लोग काम कर रहे हैं, हमारे भी एम्प्लॉइज़ वही हैं जो सिटी के जो हैं, आपके अपने जी, जो अंदर रहायशी हैं, वही लोग इन शॉप्स पे काम कर रहे हैं। वहीं से हम जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कमांडर साहब,
जो लोग काम कर रहे हैं वो आपने कहा वही इलाके के ही लोग हैं, आपके इस कमांड सिटी के ही लोग हैं, इनकी मोनेटाइजेशन कैसे होती है? क्या इनका हल भी यूटिलिटी स्टोर की तरह हो जाता है कि आता तो सब है लेकिन मिलता किसी को कुछ भी नहीं है? ये चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें वहाँ पे एक डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो फौजी रिटायर हैं, कमांडर साहब हैं, ठीक है जी। फिर वहाँ पे एक विजिलेंस सेल है, एक ऑर्गेनाइजेशन अलग चल रही है, ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, और एक विजिलेंस सेल है। विजिलेंस सेल जो है वो डायरेक्टली चेयरमैन के अंदर काम करता है। विजिलेंस सेल आप यूँ समझ लें कि एक जासूसी का एक सेटअप है, ठीक है, जिस तरह हर मुल्क में होता है, एक डिटेक्टिव हर मुल्क में होता है, हर मुल्क में होता है, डिटेक्टिव छोड़े हुए हैं उस तरह के जो है लोग हैं हमारे, जो अंदर की रिपोर्टें दे देते हैं। यानी कि आप ये बात यहाँ पे मैं कहूँगी कमांडर साहब के जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो कोई गलत काम वहाँ पे छुप नहीं सकता। एक तो कैमरा हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, गार्ड्स हैं, वो एक सेटअप तो है ही है, लेकिन जो हमारा विजिलेंस का सेटअप है वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, वो हर जगह मौजूद है, हर वक्त, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, और वो मॉनिटर कर रहा होता है लोगों के जो लाइफस्टाइल है उसको भी मॉनिटर कर रहा होता है। गार्डन में क्या हो रहा है, पार्क्स में क्या हो रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, राशन शॉप पे क्या हो रहा है, हर जगह मॉनिटरिंग हो रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बास की नज़र रखी हुई है, इसका मतलब है आपने बास की नज़र, बर्ड्स आई, ठीक है। तो इसलिए कोई बेरब्त वहाँ पे सिस्टम इंशाल्लाह कभी नहीं देखेंगे लोग, क्योंकि वो एक रब्त का निज़ाम है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक रब्त की कमी है इस मुल्क में, वरना इस कौम में इतना टैलेंट है कि ये दुनिया को हिला सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारे ये यूथ, लेकिन इनको चूँकि एक लीडरशिप नहीं मिली, एक निज़ाम नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और सिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम वो एक रब्त का निज़ाम दे रहे हैं। वहाँ बेखौफ हो के जो है लोग काम करते हैं, वॉक करते हैं, रात 1-1, 2-2 बजे तक जो है वो औरतें बेखौफ वॉक करती हैं, उन्हें ये गम नहीं है, जी खेलते हैं, उन्हें ये फिक्र नहीं है कोई बदमाश आएगा मोबाइल छीन के ले जाएगा। ये तो हर काम बहुत रब से हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फ्रीक्वेंट उनसे इंटरेक्ट करता रहता हूँ, और उनके जो चेहरे पे जो मैं वो इत्मीनान, सुकून वो देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और रब से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह इस विजन 2040 को पाए तकमील तक पहुंचाने में मुझे हिम्मत अता करना, और मुझे इतनी ज़िंदगी अता करना कि ये विज़न मैं अचीव कर लूँ, ताकि जो मेरा ख्वाब है कि 50 लाख लोगों को एक जगह ला के मैं एम्पावर करके दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोर्स बना दूँ, वो उसमें रब से मैं हमेशा दुआ करते रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक नज़्म और ज़ब्त के साथ आप लेके इस कमांडर सिटी के प्रॉपर एक मिशन, मैं कहूँगी आपका एक मिशन है पूरा, जिसको लेके आप चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआ है, हम सबकी पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि ये मिशन आप जल्दी अकम्प्लिश कर लें, और ये नज़रिया है जो आपका विजन 2040 ज़रूर बहुत जल्दी कम्प्लीट हो और पाए तकमील तक पहुँचे। कमांडर साहब, ये राशन शॉप की जो आपने बात की, मैं फिर से यहाँ पर पूछना चाहूँगी आपसे कि दोबारा से क्या आपकी जो वेलफेयर है, जो वेलफेयर की फंडिंग होती है उसी से चलता है या फिर कोई और जरिया माश है इसका? देखें, जो सारा हमारा कमांडर सिटी का सिस्टम है ये बेस कर रहा है वन हेल्पिंग अदर। क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पे इतना अमीर आदमी नहीं था कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला सकूं, या इतने में बेवाओं को घर फ्री दे सकूं जो हम 100 में से 5 देते हैं, या हम यतीमों की कफ़ालत कर सकूं, या 1000 लोगों को डेली खाना खिला सकूं। मेरी बिल्कुल ये औकात नहीं थी। ये रब ने मुझे हिम्मत दी और मैंने एक सिस्टम बनाया। तो ये सिस्टम है जो लेके चल रहा है, कोई एक जगह से जनरेशन है, कोई दूसरी जगह किसी को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब ये हमने जो कहाँ जनरेट हो रहे हैं? पिछले प्रोग्राम में जो हमने बात की थी कि बच्चों का हमने सैटरडे बाज़ार शुरू किया है, अब उसमें जो बच्चे पैसे कमा रहे हैं उसमें आधे पैसे बच्चों के हैं और आधे पैसे चैरिटी में। वो चैरिटी से हमने ये राशन शॉप बनाई। इसका मतलब है कि वो बच्चा अपने घर में भी खुशहाली ला रहा है और एक और घर को खुशहाल कर रहा है, एक और घर को खुशहाल कर रहा है। तो इस तरह से ये सिस्टम पूरा वन हेल्पिंग अदर ये चलेगा इंशाल्लाह, और ये आगे स्ट्रेंथन होता जाएगा। ये जितना स्ट्रेंथन होगा उतने लोग खुशहाल होंगे, और फिर ये खुशहाली जब ट्रैवल करेगी अक्रॉस पाकिस्तान, तो एक वक्त आएगा जब हर शख्स कमांडर सिटी में आना चाहेगा। ये वो वक्त होगा जब हम इसकी बाउंड्रीज को बढ़ाते 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 22 करोड़ लोगों को समेट लेंगे इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं हो कमांडर जब सब लोग यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, हर कोई कमांडर सिटी में आने की कोशिश करेगा, वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह। कहीं आपने पैसे तो नहीं बढ़ा देंगे?
प्लॉट्स के कि पता चला फिर वो लोगों की पहुंच से दूर हो गया? नहीं, पहुंच से बाहर ये कभी भी नहीं होगा। देखें आज भी हम 22 लाख का अपार्टमेंट और 36 या 38 लाख का बंगला दे रहे हैं। अब इतने कम पैसों में कोई प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकता, ठीक है। आज से 3 साल पहले हम 12 लाख का बंगला दे रहे थे। तो इस तरह आज से 10 साल के बाद पैसा अगर डीवैल्यू होगा, लेकिन कीमतें अगर बढ़ती भी हैं तो हमारे कंपटीशन में शायद कोई ना हो, क्योंकि हम कर रहे हैं जीरो प्रॉफिट पे काम। हम जीरो प्रॉफिट रख के काम कर रहे हैं। सही, यानी कि आपका प्रॉफिट मार्जिन तो है हम रब से लेते हैं, इंसानों से नहीं लेते प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं लेते। हम सारा प्रॉफिट रब से लेते हैं। सोच है आपकी कमांडर साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी तरक्की अता फरमाए। इस तरह कमांडर सिटी के प्रोजेक्ट्स हम और देखें ताकि बहुत से लोगों का भला हो सके। कमांडर साहब ये बताइएगा कि आप जैसे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों की मदद कर रहे हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं या जो लोग परेशान हो गए इस महंगाई से, तो इनके लिए इसके अलावा और क्या इकदाम कमांडर सिटी कर रहा है? देखिए, कमांडर सिटी में तो अभी तक जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए ऑलमोस्ट सारे ही वेलफेयर के लिए। सस्ती एजुकेशन, सस्ता मेडिकल केयर, बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मुफ्त बच्चों के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, फिर हम हफ्ता बाज़ार बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स भी हमने एक दफ़ा डिस्कस किए थे, तो फ्री रेस्टोरेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिल के एक बेहतरीन मुआशरा कायम कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कमांडर सिटी इसी तरह आगे तरक्की करता रहेगा और एक वक्त आएगा कि ये लोगों के सुकून की एक जगह कहलाएगी इंशाअल्लाह। अभी से ही सुकून की जगह। कमांडर साहब, कितनी राशन शॉप्स अब तक काम कर रही हैं कमांडर सिटी में? देखिए, स्टार्ट तो देखें हमने सिर्फ अभी चूँकि 350 फैमिलीज़ हैं, ये कम है, तो इसके लिए हमने एक राशन शॉप से स्टार्ट लिया है और एक फ्री रेस्टोरेंट से स्टार्ट लिया है जिसमें 1000 लोग डेली खाना खा रहे हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। 350 फैमिलीज हैं और 1000 लोग ऑलरेडी खाना खा रहे हैं। जिस तरह अंडर कंस्ट्रक्शन घर है हमारे, अगले साल इंशाल्लाह 1000 फैमिलीज हो जाएंगी, तो हम फिर ये सेटअप भी बढ़ा लेंगे, हम शॉप्स मजीद ऐड कर लेंगे, हम रेस्टोरेंट को और बड़ा कर लेंगे, या हो सकते हैं 2-3 रेस्टोरेंट हो जाएं। तो जिस तरह आबादी बढ़ती जाएगी और डेफिनेटली जब 10 लाख घर बनेंगे और 50 लाख लोग आएंगे तो रेस्टोरेंट भी सैकड़ों होंगे, राशन शॉप्स भी सैकड़ों होंगी। तो हम अपनी कैपेसिटी साथ साथ बिल्ड कर रहे हैं जिस तरह लोग वहाँ आ रहे हैं और बस रहे हैं। तो जिस तरह ये आबादी बढ़ती जाएगी, हमारी कैपेसिटी हम इसको बढ़ाते जाएंगे ताकि हमारे स्टैंडर्ड में पड़े कोई भी। और बाकी वो रब ने करना है, मुझे फ़िक्र नहीं है कि राशन कहाँ से आएगा, फ्री रेस्टोरेंट कैसे चलेगा, मशीनरी कहाँ से आएगी, ये सब रब ने करना है। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि हम इंसानों से प्रॉफिट नहीं लेते, हम तिजारत भी रब के साथ करते हैं, हम प्रॉफिट भी रब से लेते हैं, और रब से जब प्रॉफिट मिलता है तो उसका मज़ा और होता है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। क्या खूब बात कही आपने कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ वक्त शो का ऐसे ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता, बल्कि इनफैक्ट अभी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है ये बात जानने की कि अगला टॉपिक कमांडर साहब का जो होगा वो कौन सा टॉपिक होगा और एक कौन सी नई चीज़ हमारे सामने खुल के आएगी। तो मैं, क्योंकि शो का टाइम हो चुका है ख़त्म, तो मैं कमांडर साहब से पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताएंगे अभी शो के बाद या फिर अगले शो में ही बताएंगे? राज रहने दें, मेरा राज ही रहने दें, इसके लिए फिर हमें वेट करना पड़ेगा अगले फ्राइडे तक का, क्योंकि शो का वक्त हो चुका है खत्म। फिर मुलाकात होगी आपसे कमांडर साहब के साथ अगले जुम्मे को, लेकिन मेरी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 72 के भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।